हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम को हिंदी में कहते हैं विकर। विकर द्वारा किया गया उत्प्रेरण विकर उत्प्रेरण, इसे हम जैव उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण या जैव उत्प्रेरण, एंजाइम कैटालिसिस और बायोकैटालिसिस। क्या है वही ये एंजाइम कैटालिसिस? नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले, लिख भी सकते हैं, नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। लिख ली इतनी बात। अब जरा रुको, जैव रासायनिक क्रिया क्या होती हैं भाई? जैव माने होता है सजीव, और सजीव में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, जंतु और वनस्पति। तो जंतु और वनस्पति में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक हैं उन्हें हम एंजाइम कहेंगे। कहां पे छोड़ा था, याद है आपको? नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव उत्प्रेरक शब्द सुनेंगे, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। और यह क्रिया जैव उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर हो गया? फिर एक बार बता देता हूं, जो लिखा है उसे देख लेंगे। नाइट्रोजन युक्त, इन सभी कंपाउंड में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। और यह क्रिया जैव उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। गन्ने की शक्कर से एथिल अल्कोहल का निर्माण वनस्पतिक क्रिया है। गन्ने की शक्कर C12 H22 O11, जल अपघटन करो, एंजाइम है इन्वर्टेस C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये इन्वर्टेस एंजाइम और C6H12O6 पे दूसरा एंजाइम जाइमेस, और ये बन गया भाई साहब 2 एथिल अल्कोहल प्लस 2 CO2। तो हमने गन्ने की शक्कर से, चीनी से क्या बनाया? एथिल अल्कोहल। तो गन्ने की शक्कर से एथिल अल्कोहल का निर्माण मुख्य रूप से दो एंजाइम द्वारा हुआ, इन्वर्टेस और जाइमेस। और भी बहुत सारी क्रियाएं रहती हैं, जैसे हम बात करें यूरिया का जल अपघटन, NH2CO NH2 प्लस H2O, 2 NH3 प्लस CO2। भाई साहब यूरिएस एंजाइम। साधारणतः जिन यौगिकों के आखिरी में एस, जाइमेस, इन्वर्टेस, यूरिएस, लाइपेस, एमाइलेस,
एस होता है, वे एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। बायोलॉजी के बच्चे से अच्छी तरीके से जानते हैं, खूब पढ़ते भी हैं वे। कुछ एंजाइमों के नाम लिख देते हैं। अन्य एंजाइम कुछ नाम लिखेंगे, मैंने बोले थे अभी, लाइपेस, एमाइलेस, माल्टेस, पेप्सिन, देखो इसमें एस नहीं है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। ये कुछ एंजाइम होते हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, और बहुत सारे एंजाइम हैं। अब हमें उसके विशेष रूप से नहीं आगे बढ़ना है। इन एंजाइमों के लक्षण क्या हैं? हमने उत्प्रेरक के लक्षण पढ़े थे, तो हम एंजाइम के लक्षण भी पढ़ लेते हैं। एंजाइम के लक्षण, कुछ लक्षणों की हम बात करेंगे। एंजाइमों के लक्षण या जैव उत्प्रेरक के लक्षण, क्योंकि एंजाइम तो जैव उत्प्रेरक होता है, तो इसे हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक के लक्षण। पहला लक्षण, ये नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले, ये नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला लिख लो, बता ही दिया था मैंने आपको, इनमें नाइट्रोजन होती है। उच्च अनुभार, अनुभार की बात सुनोगे तो इनके अनुभार बेटे लाखों में भी हो सकती है, इतने बड़े हो सकते, क्योंकि ये सब प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन के अनुभार करोड़ों लाखों में होते हैं। तो ये जो एंजाइम है, ये उच्च नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और दूसरा, ये केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। मैंने आपको जैव रासायनिक क्रियाएं क्लियर कर दी थी। जो सजीव वस्तुओं जैसे जंतु और वनस्पति में हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, इन क्रियाओं में बहुत से एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ऐसे ही पौधों में बहुत सारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई, श्वसन क्रिया हो गई, इनमें भी क्रेब्स साइकिल हो गया, बहुत सारी क्रियाएं हैं उसमें भी, जिसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइमों का रोल होता है। ठीक है, उन क्रियाओं के वेग को वे बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो दूसरा हो गया कि ये केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तीसरा, ये अपनी क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। क्या बोला है मैंने? ये अपनी क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, अति विशिष्ट, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। माने इसका अर्थ क्या है? पहला, कि एक प्रकार की क्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक होता है। अगर कोई क्रिया हमारी जल अपघटन की है तो उसमें उत्प्रेरक अलग होगा, कोई क्रिया हमारी कार्बोक्सिलीकरण की है तो उसमें उत्प्रेरक अलग होगा। तो यहां हमें लिखना है, ये अपनी क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक होता है। क्लियर हो गया? 3 लक्षण हो गए। चौथा, ये एक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और याद करो, हमने उत्प्रेरक में भी लिखवाया था, उस ताप को कहते हैं अनुकूलतम ताप, और एंजाइमों के लिए इसका मान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिसे अनुकूलतम ताप कहते हैं। इसका मान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 से कम पे भी ये क्रियाशील रहते हैं और 35 से ऊपर भी, लेकिन सक्रियता थोड़ी कम ज्यादा रहती है। और एक विशेष बात है, कुछ अलग अलग एंजाइम होते हैं, उनके अपने अलग अनुकूलतम ताप हो सकते हैं। ये जो 25 से 35 बताया गया है, ये सामान्य ताप है जिसपे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम क्रियाशील रहते हैं। ठीक है। 5वीं बात, जैसे ताप है ऐसे ही पीएच भी है। ये एक निश्चित पीएच, पीएच माने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, माने विलयन की अम्लता या क्षारकता। तो विलयन की निश्चित पीएच होती है। तो ये एक निश्चित पीएच पर
यहाँ लिखवाया था ये एक निश्चित ताप पर, यहाँ कर देंगे पीएच पर, ये एक निश्चित पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं जिसे अनुकूलतम पीएच कहते हैं। वहां कहा था अनुकूलतम ताप, और यहाँ कहेंगे अनुकूलतम पीएच कहते हैं। पीएच लिखते हुए पी छोटा बनाते हैं और एच बड़ा। ये एक निश्चित पीएच पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जिसे अनुकूलतम पीएच कहते हैं, और एंजाइमों के लिए इसका मान 5 से 7 होता है। 5 से 7 पीएच के बीच में ये अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं, माने अम्लीय माध्यम में, क्योंकि 7 आते ही विलयन का पीएच अगर 7 है तो विलयन उदासीन हो जाता है, और 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो मुख्य रूप से ये अम्लीय विलयनों में काम करते हैं। छठा, इनकी क्रियाशीलता, किनकी? एंजाइम की। इनकी क्रियाशीलता पराबैंगनी किरणों में, अल्ट्रावायलेट रेज में, पराबैंगनी किरणों में नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये अक्रिय हो जाते हैं पराबैंगनी किरणों में। तो एक इनका हो गया, ये पराबैंगनी किरणों में अपनी सक्रियता खो देते हैं, या इनकी सक्रियता पराबैंगनी किरणों में नष्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये हो गए एंजाइमों के लक्षण। अब आती है भाई एंजाइमों की क्रियाविधि। क्या आती है? एंजाइम की क्रियाविधि। अब एंजाइम की क्रियाविधि हम पढ़ेंगे, और ये एंजाइम की क्रियाविधि के बाद हम पढ़ेंगे साधारण एंजाइम और जैव उत्प्रेरक में अंतर। पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पर, ठीक है? एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम ताला कुंजी, ताला माने लॉक, कुंजी माने की, मत पर, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके क्या बना लेता है? सक्रिय संकर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकर बना देता है, जो अपघटित होकर उत्पाद बनाता है, और क्या होता है? उत्प्रेरक अलग हो जाता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। जैसे देखो, आप एक अभिकारक है एस, सबस्ट्रेट कहते, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनाता है, तो क्रियाविधि कैसे चलेगी भाई? क्रियाविधि चलेगी ऐसे, E प्लस एस, ES, ये सक्रिय संकर, और सक्रिय संकर क्या होगा? अपघटित हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और एंजाइम बाहर, उत्पाद और एंजाइम। तो एंजाइम बिना परिवर्तित हुए बाहर निकल जाता है। यही उत्प्रेरण का सिद्धांत है, यही उत्प्रेरकों का कार्य है। अब आप देखें, अगर हम इसे कैलिग्राफिक आर्ट से दिखाएं, तो ये एंजाइम E, और ये हमारा एक सबस्ट्रेट, मिला दें E और S को, मिल गया, तो बन गया ES। अब E झुका तो बाहर, ये लीजिए एंजाइम, और ये 2 हिस्सों में टूट गया,
ये बन गया प्रोडक्ट और ये एंजाइम बा। इसे हम ताला कुंजी मत क्यों कहते हैं? देखो ताला और ये चाबी, ई चाबी, एस लगा दो भाई, ताले में चाबी, यस सक्रिय एक्टिवेटेड, ताला सक्रिय हो गया है। अब वो क्या करेगा? अब वो बना देगा उत्पाद। ये हमारी चाबी बाहर एंजाइम के रूप में, और ताला हमारा, कुछ ताले दिखे वहां दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं, पूरा का पूरा बाहर, कुछ ताले ऐसे आते हैं, तो ये बन गया प्रोडक्ट। अगर एक साइड से भी होता है तो रूप चेंज हो गया तो उत्पाद। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं ताला कुंजी मत। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया हमारा एंजाइम। अब दो तरह के उत्प्रेरक हो गए, एक सामान्य उत्प्रेरक और एक एंजाइम उत्प्रेरक। क्या अंतर है इन दोनों में? लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको लिख लेना है। एक तरफ लिख लो एंजाइम और एक तरफ सामान्य उत्प्रेरक। एंजाइम में लिखेंगे नंबर 1, ये नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इधर लिखेंगे ये सामान्य अकार्बनिक तत्व कोमा अकार्बनिक यौगिक और सरल कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। फिर से, ये नाइट्रोजन युक्त उच्च अनुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। सामान्य उत्प्रेरक में ये अकार्बनिक तत्व अकार्बनिक यौगिक और सामान्य या सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। 2 नंबर है कि ये कौन? एंजाइम केवल जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और सामान्य उत्प्रेरक सभी सामान्य क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उनके लिए स्पेशल नहीं है कि केवल बायोकेमिकल क्रियाओं को करेंगी। तीसरी बात, एंजाइम पराबैंगनी किरणों में अपनी सक्रियता खो देते हैं। एंजाइम पराबैंगनी किरणों में अपनी सक्रियता खो देते हैं, सामान्य उत्प्रेरक में ऐसा नहीं होता है। तो ये सामान्य उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेरण और उत्प्रेरक की बात हम कर चुके हैं। आपको कोई उत्प्रेरण के जितना भी हमने आपको पढ़ा है, अगर आपको पिछली 5 वीडियो देखकर भी अगर आपको लगता है कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, तो हमारी जो वीडियो है उसमें नीचे कमेंट होता है, कमेंट करिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखिए और अपना फ़ोन नंबर लिखिए। हम आपको व्हाट्सएप के जरिए उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।